राजकुमार वंश महल के बगीचे में उदास बैठा था। उसके चेहरे पर पिता की यादों की छाया थी। तभी वहां उसका हम उम्र मंत्री नीरज सिंह आ पहुंचा। क्या हुआ राजकुमार, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आप आज राज दरबार में भी नहीं आए। आपकी अनुपस्थिति सबको खल रही थी। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले मेरी माँ और पिता जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। मंत्री जी, मैं क्या बताऊं, आज मुझे मेरी माँ और पिता की बहुत याद आ रही है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री नीरज भी गंभीर हो गया। ओह, अब राजकुमार, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके माँ और पिता के साथ मेरे पिता मंत्री मनीष भी गए थे। वो भी कभी लौटकर नहीं आए। हाँ मंत्री जी, आपके पिता एक कुशल मंत्री थे, इसीलिए हमने उनके स्थान पर आपको रखा। हमारे पिता के शासनकाल में वो मंत्री थे और हमारे शासनकाल में उनके पुत्र का मंत्री होना हमारे लिए गर्व की बात है। इतना कहकर राजकुमार वंश चुप हो गया। कुछ देर का सन्नाटा छा गया। हाँ, ना जाने महाराज, महारानी और मेरे पिता को जमीन निगल गई या आसमान निगल गया। मैंने सैनिकों को भेजकर जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर किसी का कुछ पता नहीं चला। मंत्री जी, हम अपने पिता की एक तस्वीर बनवाना चाहते हैं, उनकी याद में, उनके सम्मान में। एक काम करिए, आप जाइए और किसी ऐसे कुशल चित्रकार को खोजकर लेकर आइए जो हमारे पिता के चित्र को हूबहू बना सके। मंत्री नीरज राजकुमार की आज्ञा स्वीकार कर वहां से चला गया। कुछ समय बाद राजकुमार वंश अपने राज दरबार में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मंत्री नीरज वहां आ पहुंचा। राजकुमार वंश, वैसे आपके पिता को भी अपने चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। मतलब उनके समय में भी एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था। हाँ, रजनीश, वो रायपुर गांव में रहता है। वैसे संभव है कि उसने आपके पिता को देखा हो। यदि आप कहें तो मैं कल ही चित्रकार रजनीश को दरबार में बुला लेता हूं। इतने प्रतिष्ठित चित्रकार को बुलाकर हम उसकी कला का अपमान नहीं करना चाहते मंत्री जी। हैं? अपमान? आपके कहने का अर्थ क्या है राजकुमार? हम कुछ समझे नहीं। कहने का अर्थ ये है कि हम स्वयं उनके पास जाएंगे। कल ही आप रायपुर गांव जाने की व्यवस्था कीजिए और आप भी हमारे साथ चलेंगे। अगले दिन राजकुमार वंश और मंत्री नीरज रायपुर गांव के लिए रवाना हुए। कुछ ही देर में वो गांव की सीमा पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था। प्रणाम बाबा। बाबा, क्या बता सकते हैं कि चित्रकार रजनीश का घर कहाँ है? ओ, चित्रकार रजनीश, वो देखो, वो जो सामने पुराना घर है ना, वही रजनीश का है। राजकुमार वंश और मंत्री नीरज सीधा उस घर की ओर बढ़ गए। रतन ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुछ देर बाद एक सुंदर युवक बाहर निकला। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का मंत्री नीरज सिंह हूं। हमें आपके पिता रजनीश से मिलना है। ये सुनकर युवक की आंखें भर आईं। मैं रजनीश जी का पुत्र हूं। राघव नाम है मेरा। मैं अपनी बहन अनिता के साथ यहाँ रहता हूं। मेरे पिता 10 वर्ष पहले अचानक से लापता हो गए और फिर कभी लौटे नहीं। क्या कहा? लापता हो गए और वापस नहीं आए? राघव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें छलक उठीं और वह भीतर चला गया। मंत्री नीरज ने जाकर सारी बात राजकुमार को बताई। ओह, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है मंत्री जी। मतलब आपके पिता, मेरे माता पिता, वो भी तो वर्षों पहले लापता हुए और अब देखिए ये चित्रकार रजनीश भी। मंत्री जी, मुझे लगता है कि इन घटनाओं का कोई गहरा संबंध है आपस में। चलो उससे बात करते हैं। राजकुमार वंश और मंत्री नीरज घर के भीतर प्रवेश कर गए। देखो राघव, तुम मुझे पूरी घटना बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पिता लापता कैसे हुए। राजकुमार जी, जब मैं 10 वर्ष का था तब महाराज विक्रम हमारे घर पर आए थे। उस समय उनके मंत्री मनीष हुआ करते थे। महाराज अपना चित्र बनवाना चाहते थे, वो भी रायपुर गांव के जंगल में एक सुंदर से तालाब के किनारे।
उन्होंने मेरे पिता से कहा कि यदि वे सुंदर चित्र बनाने में लल सफल हुए तो वे उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मेरे पिता बड़े खुश हुए और महाराज और मंत्री के साथ चले गए, और ऐसा गए कि बस फिर कभी वापस नहीं आए। ओह, तो क्या तुमने उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं किया? राजकुमार, मैं तो केवल 10 वर्ष का था और मेरी बहन राधा 8 वर्ष की। 2 दिन तक मैंने अपने पिता का इंतजार किया। हम एकदम टूट गए थे। फिर गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो खोज करवाएंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि महाराज राजेंद्र और महारानी रीता वो भी जंगल में शिकार करने के लिए गए। जब वो लौटेंगे तभी कुछ पता चलेगा। मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन फिर सुनने में आया कि महाराज और महारानी भी जंगल से कभी वापस ही नहीं लौटे। उसके बाद मैंने सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी बहन अनिता की भी देखभाल करनी थी। बस राजकुमार वंश गहरी सोच में डूब गया। सब घटनाएं जैसे किसी रहस्य की डोर से जुड़ी हो। राजकुमार वंश ने राघव के चेहरे को बहुत गौर से देखा। कुछ देर बाद वो बोला, राघव, जिस तरह तुम्हारे पिता का गायब होना एक रहस्य है ना, उसी तरह से मेरे माता पिता और मंत्री नीरज के पिता का गायब होना भी एक रहस्य बना हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी खुलते नहीं। कुछ दिनों से ना मेरे पिता की याद मुझे बहुत सता रही है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पिता की तस्वीर बनाओ। क्या क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? राघव की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसकी मैं आपके पिता को कैसे भूल सकता हूं? उनकी छवि मेरे दिमाग में आज भी बसी हुई है। हाँ, तो फिर तुम उनकी छवि को तस्वीर में उतार दो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पिता की तस्वीर उसी तालाब के किनारे बनाओ जिस तालाब के किनारे वर्षों पहले मेरे पिता ने अपना चित्र बनवाने के लिए तुम्हारे पिता को चुना था। राघव तैयार हो गया। उसने अपनी चित्रकारी की सामग्री ली और राजकुमार वंश व मंत्री रतन के साथ रायपुर के जंगल की ओर उस सुंदर तालाब के किनारे चला आया। तालाब की शीतल हवा में सब चुप थे। राघव ने चित्र बनाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने राजा राजेंद्र की एक सूक्ष्म और जीवंत तस्वीर बना दी, इतनी सजीव कि राजकुमार प्रसन्न हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है! अद्भुत 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 राघव, तुमने तो मेरे पिता की वो तस्वीर बना दी जो मैं चाहता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तस्वीर में प्राण बसे हुए हो और मेरे पिता अभी मुझसे बात करने लगेंगे। राघव, तुम्हारी कला बेमिसाल है, अद्भुत है, अद्भुत। इतना कहते ही अचानक तालाब में उथल पुथल हुई। तालाब से एक बड़ा विचित्र मेंढक, जो सामान्य मेंढक से काफी बड़ा था, निकला। वह फुसफुसाता हुआ तस्वीर के पास आया और तालाब के किनारे की कच्ची मिट्टी तस्वीर पर फेंक दी। मिट्टी गिरते ही तस्वीर बिगड़ गई। अरे, ये क्या हो गया? मेरे पिता की तस्वीर को एक मेंढक ने बिगाड़ दिया। मेंढक मिट्टी फेंककर फिर तालाब की ओर दूसरी तस्वीर बना देता हूं ना? नहीं, मुझे यही तस्वीर चाहिए। इस तस्वीर को वैसा ही करो जैसा कि तुमने पहली बार बनाई थी। इसे ठीक करो। राघव ने मिट्टी हटाकर तस्वीर ठीक करने की कोशिश की, पर जो मिट्टी मेंढक ने डाली थी वो अजीब तरह से जम गई थी। जितना वो खुरचता मिट्टी वैसी ही सूखकर चिपक जाती थी। राजकुमार, माफ कीजिएगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये मिट्टी साफ नहीं हो रही है। मैंने सभी तरह के बहुत प्रयास किए, पर ये मिट्टी इतनी कड़क तरीके से जम गई है कि कागज फटने का डर है। ये साफ नहीं हो रही है। क्षमा चाहूंगा राजकुमार, लेकिन इसमें राघव की कोई गलती नहीं है। हमने देखा, आपने भी देखा, मेंढक अचानक से तालाब से निकला और उसने कच्ची मिट्टी सीधा तस्वीर में फेंक दी। राघव कहता है कि वो दूसरी तस्वीर बना देगा, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? मंत्री जी, मुझे यही तस्वीर चाहिए, और वैसे ही चाहिए जैसी पहली बार बनी थी, बिल्कुल साफ सुथरी। जो मिट्टी लगी है वो हटनी चाहिए। ये मिट्टी साफ करनी होगी, बिल्कुल साफ करनी होगी। राजकुमार वंश का क्रोध बढ़ गया। सुनो राघव, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। इस तस्वीर को सही करके राज दरबार में ले आओ।
तब तक मैं तुम्हारी बहन को अपने महल में बंद करवा देता हूं। वो वहां रहेगी। अगर 3 दिन में तुम तस्वीर सही करके महल नहीं ला पाए तो फिर अपनी बहन की लाश ले जाना महल से। ना महल से। मंत्री नीरज चौंक गया। मंत्री, इसमें चौंकने की आवश्यकता नहीं है। तुम वही करोगे जो हमने कहा है। राघव की बहन को बंदी बनाकर महल ले आओ, ये हमारा आदेश है। इतना कहकर राजकुमार वंश अपने चला गया। हाँ, मुझे क्षमा करना राघव, मैं मजबूर हूं। राजकुमार के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। बस मैं तुमसे यही कहूंगा कि किसी भी तरह से ये तस्वीर ठीक कर दो। मंत्री नीरज ने तुरंत सैनिक बुलवाए। सैनिकों ने घर पर पहुंचकर अनीता को पकड़ लिया। सैनिकों ने अनीता को बांधा और मंत्री के साथ राजमहल की ओर रवाना कर दिया। राघव तस्वीर लेकर घर आया। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो तस्वीर ठीक नहीं हुई। थक हार कर वो रो पड़ा। हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? राजकुमार मेरी बहन को बंदी बनाकर ले गया और ये तस्वीर सही होने का नाम नहीं ले रही है। उसने 3 दिन का समय दिया। अगर 3 दिन में तस्वीर सही नहीं हुई तो वो मेरी बहन को मार देगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं गांव के मुखिया से मदद मांगता हूं। हाँ। राघव तस्वीर लेकर मुखिया के पास गया। सारी घटना बताई। मुखिया जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे क्या करूं, आप ही बताइए। देखो राघव, मैं इस गांव का मुखिया हूं, कोई राजा नहीं हूं जो राजकुमार वंश मेरी बात मानेगा। हाँ, इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति साहूकार है। तुम उससे मदद मांगकर देखो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। राघव तस्वीर लेकर साहूकार के पास। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? राजा राजेंद्र होते तो शायद मैं उनसे बातचीत कर लेता, क्योंकि उनसे मेरी मित्रता थी। परंतु उनका पुत्र किस स्वभाव का है, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मेरी बात सुनकर वो क्रोधित होकर मुझे ही मार डाले। जैसा कि तुमने बताया, उसने मंत्री की भी नहीं सुनी, तो भला मेरी कहां से सुनेगा? देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ करना। निराश होकर आदित्य वापस उसी तालाब के किनारे आ गया। मेंढक अचानक प्रकट हुआ और आदित्य की ओर देखकर वो अचानक मानव जैसी आवाज में बोला, डरो मत, मेरे बताए हुए एक कार्य को करो। तुम्हारी बहन मुसीबत से आजाद हो जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी बहन मारी जाएगी, और हो सकता है कि तुम भी मारे जाओ। मेंढक, मेंढक, तुम मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम साधारण मेंढक नहीं हो। तुम जरूर कोई राक्षस या पिशाच हो। नहीं नहीं नहीं, ना ही मैं कोई राक्षस हूं और ना ही पिशाच। ये समझ लो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए और इस राज्य की भलाई के लिए किया। सोचने और समझने का समय नहीं है। राजकुमार ने तुम्हें 3 दिन का समय दिया है। तुम्हारे पास केवल एक ही तरीका है अपनी बहन को मुसीबत से आजाद करने का, और वो तरीका केवल एक ही है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सुनो, यहां से घने जंगल की ओर निकल जाओ और साध्वी को तलाशो जो हमेशा वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करती है। जब तुम उसे पालो तो सारी घटना बताना, जो वो कहे वही करना। वो साध्वी एक साधु की शिष्य है और वो साधु हिमालय पर्वत कर तपस्या करते हैं। साध्वी के पास बहुत चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान है, समझे? इतना कहकर मेंढक तालाब में कूद गया। राघव तस्वीर लेकर बिना विलंब घने जंगल की ओर चल दिया। लगभग आधा दिन पैदल चलने के बाद राघव ने घने वृक्ष के नीचे तपस्या तस्वीर बनाई है। उसके हस्ताक्षर तस्वीरों में मौजूद होंगे। तुम उनके हस्ताक्षरों को देखकर सब समझ जाओगे। तुम उन तस्वीरों को बाहर निकालकर मेंढक के तालाब के नजदीक ले जाओ। आगे का काम मेंढक तुम्हें बताएगा और फिर तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे। पर याद रखो, यदि ये कड़ा तुमने उतार दिया तो जब तुम गुफा में कदम रखोगे तुम जलकर राख हो जाओगे
और वहीं रह जाओगे। राघव ने कड़ा पहना और दाहिनी दिशा की ओर गुफा की खोज के लिए चल पड़ा। बहुत देर पैदल चलने के बाद राघव को दूर से घन झाड़ियों में ढकी हुई एक गुफा दिखाई दी। उसने कांटेदार झाड़ियां हटाई और गुफा के द्वार तक पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। गुफा के भीतर 2 चित्र रखे थे। चारों ओर तंत्र मंत्र के सामान बिखरे थे। राघव ने चित्रों को देखा। एक में राजकुमार वंश था, दूसरे में रानी सौम्या। उसकी सांसें थम सी गईं। ये क्या? ये तो राजकुमार वंश और रानी सौम्या की तस्वीरें हैं। आखिर इन दोनों की तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं? वो दोनों चित्रों के पास गया और उन पर बने हस्ताक्षरों को गौर से देखा। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। वो उसके पिता रजनीश की हस्ताक्षर थे। सच्चाई बिजली से गिरी। हे भगवान, ये तो पिताजी के हस्ताक्षर हैं। इसका मतलब ये दोनों चित्र उन्हीं ने बनाए थे। तो क्या उनके गायब होने का संबंध राजकुमार वंश से है? ओह, अब तो ये रहस्य और गहराता जा रहा है। हम इतना कहकर राघव ने वो तस्वीरें उठाई और तेजी से तालाब की ओर लौट पड़ा। अगले ही पल तालाब से वही विचित्र मेंढक उछलकर बाहर आ गया। वो सीधे राघव की ओर बढ़ा। उसके स्वर में एक अजीब पुकार थी। तुमने कार्य पूरा कर दिया, अब नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे सच जानने का समय आ गया है, आओ। इतना कहकर मेंढक तालाब के भीतर कूद गया। उसी क्षण राघव को लगा मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। वो तालाब में गिर पड़ा और अगले ही पल अपने आप को एक विशाल महल के अंदर पाया। सामने वही मेंढक था जो अब धीरे धीरे रंग बिरंगी रोशनी में लिपटा एक वृद्ध व्यक्ति में बदल गया। पिताजी, आप ये सब क्या है? आप मेंढक के रूप में कैसे परिवर्तित हो गए? वृद्ध व्यक्ति सचमुच रजनीश था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो अपने पुत्र को देखकर मौन हो गया। बेटा, इन तस्वीरों को सामने रखो राघव। राघव ने दोनों चित्र सामने रख दिए। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न थे। पिताजी, इसका क्या रहस्य है? आप कहाँ चले गए थे? और आप मेंढक के रूप में कैसे बदल गए? ये क्या माजरा है? बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले ये जान लो, राजकुमार बंस अब इस संसार में नहीं है। वो मर चुका है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? राजकुमार वंश तो जीवित है और उसी ने तो मेरी बहन को बंदी बनाया है। नहीं, ये पूरा सत्य नहीं है बेटा। इतना कहकर रजनीश ने राजकुमार वंश और रानी सौम्या की तस्वीरों को देखा। अगले ही क्षण चित्रों से रंग बिरंगी किरणें निकली और उनके भीतर से 2 आत्माएं प्रकट हो गई, रानी सौम्या और राजकुमार वंश। स्वयं रहस्यमयी प्रकाश के बीच आत्माएं सामने खड़ी थी। राघव स्तब्ध था। तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक है राघव। अब हम इस संसार में नहीं हैं। तुम्हारे पिता सच कह रहे हैं। हाँ, और ये भी जान लो कि जो व्यक्ति अब राजकुमार वंश के रूप में राज कर रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। मैं और मेरी माँ इस संसार में नहीं हैं। हमारी आत्माएं इन चित्रों में कैद हैं और हमें इन चित्रों में कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता राजा राजेंद्र ही है, जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है। वही असली अपराधी है। राघव के होठ कांप गए। उसकी दृष्टि रजनीश पर ठहर गई। रजनीश की आंखें नम थी। हाँ बेटा, ये दोनों सही कह रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद होगा, वर्षों पहले राजा राजेंद्र अपने मंत्री मनीष के साथ हमारे घर आए थे अपनी तस्वीर बनवाने। हाँ पिताजी, मुझे याद है, तब मैं केवल 10 वर्ष का था। वर्षों पहले रजनीश अपने पुत्र राघव और पुत्री अनिता के साथ बैठा था। तभी राजा राजेंद्र मंत्री मनीष के साथ उसके घर पहुंचे। तुम्हारा नाम रजनीश है? जी महाराज, मेरा नाम रजनीश ही है। सुना है कि तुम बहुत कुशल चित्रकार हो। ऐसा चित्र बनाते हो जो जीवित लगते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी तस्वीर बनाओ। इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। रजनीश ने सहमति दी।
राजा विक्रम मुस्कुराया। लेकिन हाँ, तस्वीर बनाने के लिए तुम्हें रायपुर के जंगल में उस सुंदर तालाब के किनारे चलना होगा। हम अपनी तस्वीर वहीं बनवाना चाहते। क्या है कि वहां का दृश्य बड़ा मनमोहक है। रजनीश ने अपना सामान लिया और राजा राजेंद्र व मंत्री मनीष के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। वहां पहले से रानी सौम्या और उनका पुत्र राजकुमार वंश उपस्थित थे। दृश्य देखकर रजनीश ठिठक गया। महाराज, आपका पूरा परिवार यहाँ है। हाँ रजनीश, हम चाहते हैं कि तुम सबसे पहले हमारे पुत्र और हमारी पत्नी रानी सौम्या का चित्र बनाओ और उसके बाद हमारा। हम तीनों की तस्वीरें राजमहल की बड़ी बड़ी दीवारों पर लगेंगी ताकि महल की शोभा और बढ़ सके। बिल्कुल महाराज, मैं आपकी पत्नी और आपके पुत्र की तस्वीर पन्नों पर उतार दूंगा, निश्चिंत रहिए। रजनीश राजा और रानी की तस्वीर बनाने के लिए उत्साहित हो उठा। उसने पहले रानी सौम्या का चित्र बनाया। अद्भुत अद्भुत, वाकई में तुमने बिल्कुल मेरी सुंदर पत्नी का तो चेहरा उतार दिया। चलो अब हमारे पुत्र राजकुमार वंश की तस्वीर बनाओ। कुछ देर बाद चित्र बन जाने पर राजा खुश हो गया, पर अचानक राजा राजेंद्र का चेहरा स्याह हो गया। उसी क्षण माहौल बदला। राजा राजेंद्र की आंखों से काला धुआं निकलकर एक राक्षस में बदल गया। चित्रकार ने वाकई में बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है। अब तेरी पत्नी और तेरे पुत्र की आत्माएं इन चित्रों में सदा के लिए कैद हो जाएंगी। इतना कहते ही राजकुमार वंश और रानी सौम्या के शरीरों में आग लग गई। वे जलकर राख बन गए। कुछ समय बाद तेज रोशनी निकली और वे दोनों चित्रों में समा गए। मंत्री मनीष और रजनीश हैरान रह गए। बाद महाराज, ये सब क्या हो रहा है? मूर्ख, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। तभी राक्षस राजा राजेंद्र की ओर देखकर बोला, अब इन दोनों चित्रों को उसी गुफा में सुरक्षित रूप से रख दो जिस गुफा के अंदर तुमने काली सिद्धि की थी। अब तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। कुछ समय बाद तुम्हें किसी ऐसे महान चित्रकार को तलाशना होगा जो पहली बार में तुम्हें देखे बिना तुम्हारी बेहतरीन तस्वीर बना दे। फिर उस तस्वीर को भी तुम्हें उसी गुफा के अंदर इन दोनों तस्वीरों के सामने रखना होगा और काले मंत्रों का जाप करना होगा। मंत्र का जाप करने के बाद तेरी पत्नी और पुत्र की आत्मा तेरे शरीर में समा जाएगी और तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। पर हाँ, शर्त यह है कि तेरा चित्र पहली बार में ही बेजोड़ बने। अगर पहली बार की तस्वीर खराब हो गई तो सिद्धि विफल हो जाएगी और तेरा अंत निश्चित है फिर, और उसके बाद तेरा वजूद सदा सदा के लिए मिट जाएगा। पर यदि मैंने रूप बदल लिया तो चित्र कैसे बनवाऊंगा? राक्षस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। तभी राजा राजेंद्र राजकुमार वंश के रूप में परिवर्तित हो गया। तू अपने पुत्र के रूप में किसी अच्छे चित्रकार को खोज और बिना वहां मौजूद रहकर भी अपनी तस्वीर बनवा। बस यही तेरे अमर होने की परीक्षा है। इस मंत्री ने तो मेरा रहस्य जान लिया है, तो ये मेरे उद्देश्य में बाधा डाल सकता है। तभी राक्षस की आंखों से आग निकली और मंत्री मनीष जलकर राख हो गया। राक्षस गायब हो गया। राजा राजेंद्र ने गुस्से में रजनीश की ओर देखा और तुरंत तलवार निकाली और रजनीश की ओर बढ़ा। और तू भी इस रहस्य को जान गया है। तुझे मैं मारकर तालाब में फेंक दूंगा ताकि कोई तुझे ढूंढ ना पाए। मैं तेरे ही जैसा कोई दूसरा चित्रकार तलाश लूंगा। राजेंद्र ने तलवार चला दी। रजनीश घायल होकर तालाब में गिर पड़ा। राजेंद्र अब राजकुमार वंश के रूप में दोनों तस्वीरें लेकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। ये सुनकर राघव स्तब्ध रह गया। राजा राजेंद्र नहीं जानता था बेटा कि ये तालाब श्रापित है। उसने मुझे मारकर तालाब में तो फेंक दिया और मेरी आत्मा मेढक बनकर यहां भटकने लगी। कुछ समय बाद मुझे एक साध्वी मिली। मैंने उसे सब कुछ बताया। साध्वी ने कहा कि संसार में केवल एकमात्र ऐसा चित्रकार है जो राजा राजेंद्र की तस्वीर आंखों के सामने ना देखकर भी बना सकता है, और वो तुम्हारा पुत्र राघव है। साध्वी ने मुझे पूरी योजना बताई। इसीलिए जब तुमने राजा राजेंद्र की तस्वीर बनाई तब मैंने उस तस्वीर पर तालाब से छलांग मारकर मिट्टी उस तस्वीर पर फेंक दी ताकि विक्रम अपने मकसद में सफल ना हो पाए, और वो कड़ा जो साध्वी ने दिया था वो तुम्हारी रक्षा करेगा बेटा। इसी बीच रानी सौम्या की आत्मा बोली, अब इन तीनों तस्वीरों को ले जाकर राज दरबार में दिखाओ।
राजेंद्र चकित हो जाएगा। तुम्हारे कड़े से रंग बिरंगी किरणें निकलेंगी और राक्षस का जादू राजेंद्र से समाप्त हो जाएगा। तब वो अपने असली रूप में आएगा। फिर तुम सच्चे मन से कामना करना कि ये तस्वीरें जलकर राख हो जाएं। जैसे ही तीनों तस्वीरें उसके सामने जलेंगी, राजेंद्र सीधे नर्क में चला जाएगा और हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। अपनी आंखें बंद करो राघव। राघव ने तुरंत अपनी आंखें बंद की। एक पल के भीतर रंग बिरंगी किरणें उसके चारों ओर फैल गईं। जब उसने आंखें खोली, वो तालाब के बाहर खड़ा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच लाई हो। उसके हाथों में तीनों चित्र चमक रहे थे। राघव तीनों तस्वीरें लेकर राज दरबार पहुंचा। दरबार में मौन छाया था। राजकुमार वंश, जो असल में राजा राजेंद्र था, सिंहासन पर बैठा हुआ था। क्या तुमने मेरी तस्वीर को सही कर लिया? हाँ राजकुमार, मैंने तीनों तस्वीरें पूरी तरह से सही कर दी हैं। राघव ने तीनों तस्वीरें दरबार के मध्य रख दी। जैसे ही चित्र धरती से स्पर्श हुए, वातावरण में अजीब सी कंपन उठी। राजेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या? ये तस्वीर तुम कहाँ से लेकर आए? अचानक राघव के कड़े से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजकुमार वंश के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल राजकुमार का रूप बदल गया। उसकी आंखों के सामने राजकुमार वंश राजा राजेंद्र में परिवर्तित हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री रतन और सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। महाराज, ये क्या हो रहा है? उसी समय दोनों तस्वीरों से तेज रोशनी निकली और राजकुमार वंश व रानी सौम्या की आत्माएं प्रकट हो गईं। सुनो सब लोग, ये व्यक्ति मेरा पिता नहीं बल्कि एक राक्षस है, जिसने अमरता पाने के लिए अपने ही पुत्र और पत्नी की हत्या कर दी। हमारी आत्माओं को इन चित्रों में कैद कर दिया ताकि ये सदा जीवित रह सके। इसको अमरता प्राप्त करनी है, इसीलिए इसने हमारे साथ ये किया और यही राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था। राघव सारी घटना मंत्री रतन को बताते हुए बोला, इतना ही नहीं मंत्री जी, इसने आपके पिता मंत्री मनीष की हत्या की थी और मेरे पिता रजनीश को भी मारकर तालाब में फेंक दिया। राक्षसी शक्ति का सहारा लेकर इसने अपना रूप अपने ही राजेंद्र और उनकी पत्नी रानी सौम्या शिकार करने के लिए जंगल गए हैं, जबकि सच तो ये है कि इसी ने अपनी ही पत्नी और अपने ही बेटे की हत्या कर दी और आपके पिता की भी हत्या की, और मेरे पिता की भी हत्या का यही जिम्मेदार है। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बोलकर राघव ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखें बंद की। उसके कड़े से तेज किरणें निकलने लगी। तीनों चित्रों में आग भड़क उठी। आग की लपटें पूरे दरबार में फैल गई। राजा राघव चीख उठा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ नहीं नहीं नहीं। अचानक वहां राक्षस प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर क्रूर हंसी थी। इस सिद्धि अधूरी रह गई राजेंद्र। मैंने कहा था, अगर तू असफल हुआ तो तेरा अंत निश्चित है। अब तेरा वजूद सदा के लिए मिट जाएगा। इतना कहकर राक्षस गायब हो गया। राजा राजेंद्र का शरीर जलने लगा। कुछ ही क्षणों में तीनों चित्र राख बन गए। राजकुमार वंश और रानी सौम्या की आत्माएं प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। राजा राजेंद्र का शरीर धकती ज्वालाओं में बदलकर राख बन गया। मंत्री रतन राघव के पास आया। राघव, मुझे तभी से शक था जब राजकुमार ने तुम्हारी बहन को बंदी बनाया, और आज जाकर सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। राघव, अब इस राज्य को एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि अब तुम इस राज्य के राजा बनो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही ये सत्य सामने आया। उसी क्षण सैनिक आनिता को दरबार में लाए। उसकी बेड़ियां खोल दी गईं। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुराई। आज से राघव इस राज्य के राजा घोषित किए जाते हैं। ये वही चित्रकार हैं जिसने श्रापित चित्रों से इस राज्य को मुक्ति दिलाई। राजा राघव की जय हो।
जयघोष से दरबार गूंज उठा, राज्य में शांति लौट आई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।